तो आज बात करेंगे हम आंसर राइटिंग यूपी की बोर्ड परीक्षाओं के लिए। यूपी की बोर्ड परीक्षाओं के लिए आंसर राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जिससे हमें अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि बात है मेन चीज़ होता है लेखनी, कि हम उत्तर लेखनी किस तरीके से कर रहे हैं। उत्तर लेखनी हम किस तरीके से कर रहे हैं, इसी के मेन चीज़ के नंबर मिलते हैं। बाकी आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे उसका उतना तो होता ही है खैर, लेकिन उसके साथ साथ कि आपको उत्तर लेखनी कितना आप अच्छे से उसको लिख सकते हैं। लिखने का मतलब है कि आपको ये नहीं है कि उसको सजा के लिखें या उसमें और नई चीज़ जोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। लिखने का मतलब ये है कि उत्तर लेखनी होनी चाहिए तो आपकी बिल्कुल बेटर होनी चाहिए कुल मिला के। उत्तर लेखनी आपकी अच्छी होनी चाहिए कि लिखने की हेडिंग है या मेन जो कोटेशन है, जैसे उदाहरण है, उदाहरण को कोटेशन में इन्वर्टेड कॉमा में कैसे लगाया जाए ना, इन्वर्टेड कॉमा जब लगा के लिखोगे तो एग्जामिनर का एक फोकस रहता है उसके ऊपर, एग्जामिनर का एक उसके ऊपर फोकस रहता है। तो ये इस चीज़ के लिए हमें जानकारी लेनी चाहिए कि हम जैसे इसको काम कर रहे हैं, मान के चलिए कि आपके लिए दोहा लिखने को आ गया, आपका दोहा लिखने का आ गया, जैसे है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो इसको ऐसा करो कोशिश कि इसको ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से यूज करो और अंडरलाइन जरूर कर दो, इसकी अंडरलाइन जरूर कर दो। और यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करें, जो डिफिनेशन इसकी लिखेंगे, जो परिभाषा आप इसकी लिखेंगे अनुप्रास अलंकार की, तो वो यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो हम थोड़ा लिख के बता दे रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ड मतलब अक्षर, एक वर्ड एक से अधिक बार आता है, अधिक बार आता है, वहां पर अब यहां से लिखेंगे हम लोग, ये लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पे लाइन छोड़ देंगे, ये दो लाइनें यहाँ बराबर लिख करके फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपकी परिभाषा होती है। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे परिभाषा, या यहाँ पर हेडिंग और डालेंगे अनुप्रास अलंकार, मोटा मोटा डालेंगे, इस स्पेस से आप कर सको, ब्लैक स्पेस से यहाँ पर लिख देंगे हम कि अनुप्रास अलंकार, फिर डालेंगे अनुप्रास अलंकार, फिर नीचे डालेंगे, उसका में परिभाषा लिख देंगे और उदाहरण लिखना है। तो इसके ठीक सामने यहाँ पे लाइन छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पे उदाहरण हेडिंग डाल करके और ऐसे डैश कर देना है, डैश करने का इसको भी अंडरलाइन कर दो जिससे आप साफ नजर आए। और इसके एक उदाहरण से बना जाए, तरन तनुजा तट तमाल तरवर पहुँचाए, जैसे उदाहरण लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे इसका तरन तरुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अब इसको ऐसे है तो इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा यूज करें इसमें ब्लैक पेन का यूज करें। जब कोटेशन लिखनी हो तो उसको ब्लैक पेन से लिखिए, ये डिफिनेशन आप नीले पेन से और इसको आप काले पेन से आप लिख सकते हैं, जिससे ये साफ साफ अलग झलके। तो इसके बाद में एक चीज़ और इसमें लिखी जाती है स्पष्टीकरण, उसको भी ठीक सामने ही ऐसे लिखना है, इसके स्पष्टीकरण। जब स्पष्टीकरण की बात करेंगे तो उसको भी अंडरलाइन कर देना। स्पष्टीकरण में क्या है कि यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें ता बार बार आ रहा है। अब इसमें यही है पहुँचाए, ता बार बार आया, ज़्यादा बार आया है। यहाँ पर स्पष्टीकरण यही लिखेंगे, यहाँ पर ता वर्ण बार बार आया है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ये चीज़ हमको समझनी है। तो इससे आपके आंसर राइटिंग और भी बेटर और अच्छा साफ लिखेंगे। और इसमें काट पीट से हम बहुत कोशिश करेंगे, ना तो आपको इसमें व्हाइटनर यूज करना है, ना आपको ज़्यादा काटना है, बिल्कुल सटीक साफ साफ अक्षरों में इसको हमें प्रदर्शित करना। हो सकता है थोड़ा हल्का हल्का दूर लिखें
तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद में हम बता देते हैं आपको कि निबंध का भी निबंध का 6-7 नंबर का वो भी तकरीबन आता है, तो उसके लिए हम बता दें निबंध कैसे लिखे जाते हैं। जैसे निबंध लिखना है, निबंध मान चलिए आपको पर्यावरण पे लिखना है, सपोज करो कि पर्यावरण पे हमको निबंध लिखना है, तो सबसे पहले तो यहाँ हेडिंग डालेंगे, उत्तर संख्या डालते हैं हम लोग। उत्तर संख्या जो भी हो, चलो मान लो 7 है, 7 नंबर पे क्वेश्चन दिया, तो उत्तर संख्या पहले ऐसे हम डाल देंगे मेन लाइन में, फिर एक लाइन छोड़ करके, इसके बाद एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे हम निबंध, और उसका फिर अंडरलाइन करके और फिर एक लाइन छोड़ करके वहाँ पर लिख देंगे जिसे हमने विषय क्या है हमारा पर्यावरण। जब पर्यावरण पर लिखना है तो पर्यावरण हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, पर्यावरण। ठीक, पर्यावरण ये मेरा मेन सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में पर्यावरण लिखने के बाद में यहाँ से आप हेड डालोगे, इसकी रूपरेखा या प्रस्तावना बनाएंगे पहले हम लोग, तो रूपरेखा या प्रस्तावना, तो यहाँ पे हेड डाल देंगे हम प्रस्तावना डाल देंगे। और प्रस्तावना में क्या है, जो भी पर्यावरण के अंदर निबंध में आप हेडिंग लिखना चाहते हो, जैसे कोई भी हम हेडिंग लिखना चाहते हैं कि पर्यावरण में इतनी, तो उतने हेडिंग आप यहाँ पे पहले हेडिंग डाल लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप एक करके हेडिंग डाल लीजिए। 7 लिखनी है, 5 लिखनी है, 6 लिखनी है, 10 लिखनी है, जितनी भी लिखनी है उसके यहाँ से हेडिंग डालते पूरी हम एक सर्कल बना लेंगे। उसके बाद में एक एक हेडिंग उठा करके हम उसको अपनी कॉपी पर करेंगे। एक एक हेडिंग के अंदर आप डिफिनेशन लिखना है, एक एक हेडिंग के अंदर आपको डिफिनेशन लिखनी है। तो इस तरीके से क्या होगा कि नंबर एग्जामिनर ज़्यादा आपके काटेगा नहीं। राइटिंग में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वो भी सुधार में आ जाएगी। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। अब जैसे लिखना है, मान लीजिए हमने हेडिंग इसमें कोई हेडिंग डाल दिया हमने, सारे औसत नंबरिंग कर ली, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 नंबर डाला, 7 हेडिंग डाल लिया हमने, कोई भी हेडिंग डाल लिया 7 हेडिंग। उसके बाद में हम नए पेज से, नेक्स्ट पेज से हम लोग करेंगे नए पेज से पहले हेडिंग नंबर डाल करके, पहला हेडिंग डाल करके नंबर, और उसके बारे में हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। और फिर हर हेडिंग के बाद में एक एक लाइन आपको छोड़नी है। तो हम इसे कि जो है आपको आंसर लिखने में और समझने में, एग्जामिनर को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जामिनर जब पढ़ेगा देखेगा तो साफ सफाई जब कॉपी में होगी तो नंबर उसके भी अच्छे मिलते हैं। समझ रहे हो? तो कोशिश करते हैं ये चीज़ समझ गए होगे तुम लोग। इस तरीके से आंसर राइटिंग हर चीज़ की, ये जरूरी नहीं होता है कि आप पेपर पढ़ें और फर्स्ट पेपर से मतलब कि पहले क्वेश्चन से ही हम स्टेप बाय स्टेप पूरे एक क्वेश्चन वार करें। नहीं, प्रश्नवार नहीं करना है आपको। जैसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपको आ रहा है तो पहला प्रश्न करिए, दूसरा प्रश्न आ रहा है पहले तो पहले दूसरा प्रश्न करिए, और कोई भी इसमें प्रश्न आपको नहीं उतारने हैं। खास करके जो बोर्ड परीक्षाएं देंगे, इस बार बोर्ड परीक्षाएं देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण, कोई भी जैसे आप लोग 6 से 8 तक उतारते थे, तो जो हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि आप लोगों को कोई भी वहाँ पे क्वेश्चन नहीं उतारना है, केवल उत्तर संख्या डालनी है। या आप डाल सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या डाल दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये नहीं है कि अगर पहला क्वेश्चन आ रहा है तो पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा नहीं आ रहा दूसरे के लिए हमने पेज छोड़ दिया, तीसरा करने लगे। नहीं, अगर पहला आ रहा है पहला करिए, उसके बाद में अगर 5वां आ रहा है दूसरा तीसरा चौथा नहीं आ रहा है तो पेज नहीं छोड़ना है आपको, 5वां करने लगो। मगर करना पेज उसमें कोई नहीं छोड़ना। और ये नहीं केवल उत्तर संख्या डालते चले जाओ लास्ट तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं। पहला क्वेश्चन आखिरी में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आ रहे हैं, जो अच्छे तरीके से आपको आ रहे हैं कि इसमें कोई त्रुटि हमसे, इसमें कोई गलती नहीं होगी, तो उन उत्तरों को पहले अपने कॉपी पर प्रदर्शित पहले पेज से ही स्टार्ट करें, कोशिश करके। ये आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दिलाएगी। कि अगर कोई क्वेश्चन को आ रहा है और इसको कुछ क्वेश्चनों में हमको थोड़ा इशू है, किसी में थोड़ा हमको प्रॉब्लम है कि आता भी है और नहीं भी आता है, मतलब आता भी है नहीं भी आता है। कहने का मतलब ये इसमें 2 स्टेप आ जाते हैं कि आता भी है नहीं भी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ आता है और कुछ कुछ नहीं आता है।
लेकिन हमें ये विश्वास है हम इसको कर लेंगे। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें हमको पूरा विश्वास होता है कि ये क्वेश्चन हम 110% यानी 110% इसको हम हल कर ही लेंगे बिल्कुल सही सही। तो जो 110% वाला आपका विश्वास है वो पहले क्वेश्चन करिए, वो पहले आंसर कीजिए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जो आते हैं परिपूर्ण और जिसमें 50-50 का चांस है, 50-50 का, मान लो कि कोई क्वेश्चन आता है तो हमको 50% विश्वास है कि 50% हम सही कर सकते हैं, 50% गलत कर सकते हैं, तो उसको हम पहले क्यों करें। जो जिस पे हमारा पूरा भरोसा है कि 100% हमारा पूरा सही, उसको हम पहले करें। सही मायने में अगर देखा जाए कि जो हमें पूरा आता है उसको करो, उसके बाद में अगर थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो रहे हैं आपके प्रश्नोत्तर तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं।